गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 28 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 29 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके प्रशिक्षण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसने गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब लिखी है। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग कितनी थी। नेक्स्ट है, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भसान चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा के उपयोग को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। नेक्स्ट है, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 28 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वो क्षेत्र है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो वो बने हैं विनय टॉन्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। तो वो है मेघालय। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है। तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 26 अगस्त को। नेक्स्ट, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है। तो इसका नाम है किरण। नेक्स्ट है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो वो बने हैं जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, सितंबर में किस प्रख्यात कोच द्वारा लिखी क्रिकेट ड्रोन पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो ये लेखक हैं वासु परांजपे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है। तो ये है शेयरचैट ने खरीदा है इसको। अब चलिए कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं। तो वे हैं टेबल टेनिस से संबंधित। तो याद रखिएगा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। फर्स्ट है, राजनाथ सिंह ने किसके प्रशिक्षण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो राजनाथ सिंह ने DGNCC प्रशिक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई, साथ ही DGNCC का फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब DGNCC, तो याद रखिएगा DGNCC का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण लॉन्च किया है। यह ऐप NCC कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री जैसे सिलेबस, संक्षेपिका, प्रशिक्षण वीडियो एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, किसने गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब लिखी है। तो गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब लिखी है अजय पाल लांबा ने, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं, साथ ही इस किताब में बताया क्या क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो कथावाचक आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराने से लेकर उसको
जेल पहुंचाने तक की अहम भूमिका निभाने वाले राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल लामा ने गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब लिखी है। तो याद रखिए, गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब जो लिखी गई है वो राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल लामा द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने मामले से जुड़ी हुई कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। किताब के सहलेखक संजीव माथुर हैं और इस किताब का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस ने किया है। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग कितनी थी? तो औसत आय मनरेगा में जो अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह है वो हो गई है 1000 रुपये। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई, साथ ही मनरेगा को भी हम समझते हैं मनरेगा क्या है। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों की औसत आय दुगनी हो गई है। एक क्रिसिल रिपोर्ट कहती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, याद रखिएगा मनरेगा का जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान लगभग 1000 रुपये प्रति माह हो गई है। अब मनरेगा के बारे में हम जानते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम करने का अधिकार की गारंटी देता है। तो मनरेगा क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि ये एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम करने का अधिकार की गारंटी देता है। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं मनरेगा से जुड़ी हुई, तो वो देखते हैं। इस सामाजिक माप और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण जीवन में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा ताकि उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं, साथ ही इस पुस्तक में बताया क्या गया है वो भी देख लेते हैं हम। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है जो विश्वविद्यालयों के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर यह पुस्तक आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब किताब के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक में राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। तो ये किताब पूरी क्या है, राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित है, साथ ही युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए इस किताब को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भसान चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश 10 लाख रोहिंग्यों को भसान चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या हैं। तो बांग्लादेश सरकार मानसून के मौसम के बाद भसान चार द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से रोहिंग्यों का पुनर्वास करने की योजना बना रही है। ये जो कदम उठाया गया है ये म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को बेहतर जगह देने के लिए उठाया गया है। अब साथ ही बांग्लादेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो बांग्लादेशी नौसेना जहाज बीएनएस संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कार्बेट गोवा के मोरमुगांव पोर्ट पहुंचा है। अब और करंट अफेयर भी हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं। तो भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। साथ ही बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण करने जा रही है। साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश को 10
ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। साथ ही बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। अब और भी कुछ डिटेल हैं वो देख लेते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये है मैप में बांग्लादेश, देखिए। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने साल 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला किया है? तो वो राज्य सरकार है बिहार। बिहार राज्य सरकार साल 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला कर लिया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो बिहार सरकार ने 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखकर यह निर्णय लिया गया है। या 31 जनवरी 2021 से पटना में और 31 मार्च 2021 से दानपुर के आसपास यह अभियान शुरू किया जाएगा। अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्या है। तो बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया गया है। साथ ही बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। साथ ही देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं। तो पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा की गई है। इस पुल के नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। साथ ही कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना नया संजीवन ऐप तैयार किया है। साथ ही बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अब जो बिहार के राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राजधानी पटना है बिहार की। ये है देखिए मैप में बिहार। नेक्स्ट, जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था रूस के द्वारा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो याद रखिएगा जो जार बम है वो रूस के द्वारा विकसित किया गया था। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ अ क्लीन हाइड्रोजन बम विद अ यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, जो जार बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने वाला दावा किया गया है। यह हिरोशिमा हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3000 गुना अधिक विनाशकारी है। साथ ही अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं रूस के। तो देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को ख़त्म करने वाला रूस पहला देश बना है। अब जो राष्ट्रपति हैं रूस के वो हैं व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है रूस की मॉस्को। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है? तो जीता है लुकास रिजनेवेल्ड ने। लुकास रिजनेवेल्ड ने वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं हम। तो डच लेखक मीरीके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि इसके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है जिससे उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। तो ये कहानी इस पर आधारित है। नेक्स्ट, अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन
अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर के गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। बुकर पुरस्कार क्रैंक स्टार्ट और चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो याद रखिए, जो बुकर पुरस्कार है वो क्रैंक स्टार्ट चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं हम। तो निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह अवलोकन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो वो है हमारा HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया है। साथ ही HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही यस बैंक द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, ये सब करंट अफेयर्स थे अन्य बैंक से जुड़े हुए, वो देखे हमने। अब हम देख लेते हैं ICICI बैंक के CEO कौन हैं। तो ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जून 1994 को बड़ौदा में हुई थी। नेक्स्ट, तो दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा। तो याद रखिए, तीनों ही हैं दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक। तो ये तीनों हैं इसमें, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो मोनिका अरोड़ा अधिवक्ता और सोनाली चितलकर राजनीति विज्ञान की शिक्षक हैं। प्रेरणा मल्होत्रा अंग्रेजी की शिक्षक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा लिखित पुस्तक दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक है। साथ ही भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में संसद के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है ये किताब, और प्रकाशित होने के पहले ही इस पर बहुत ही ज़्यादा विवादित मतलब टिप्पणियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट, तो भारत की सबसे लंबी टनल का नाम क्या रखा गया है? तो भारत की सबसे लंबी टनल का नाम रखा गया है अटल रोहतांग टनल। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी टनल का नाम रखा गया है अटल रोहतांग टनल, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भारत में बनाई गई है, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल रोहतांग टनल रखा गया है। इसका उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस टनल के बन जाने से लेह से मनाली के बीच 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसे बनाने में 10 साल लगे हैं। साथ ही इसका काम 2010 को शुरू हुआ था। इस टनल के बन जाने से लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। यह 10,171 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसका मुंह अंडाकार है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई क्या है, तो 10,171 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका जो मुंह है वो अंडाकार है। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।